आप तमाम फॉलोअर्स को मेरा खुशामदीद। जो मेरा फेसबुक पेज है साहिबजादा शहरियार शाहीन और मेरा जो यूट्यूब चैनल है साहिबजादा शहरियार शाहीन जेके टीचर है। तो हमारा जो मेन मकसद जो लेक्चर डिलीवर करने का ये है कि जो आने वाले समय में अपकमिंग जो पोस्ट आ रही हैं वो जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई। तो हमारा मकसद है कि हम उन्हीं पोस्ट के लिए जो हैं स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तैयार करेंगे। तो जैसे कि परसों जब मैं लाइव पे आया था तो मुझे ये सजेशन दिया गया था कि सर आप फिजिक्स में जो सबसे पहले हमें मोशन से लॉज ऑफ मोशन से शुरुआत हमने करनी है तो हमें सबसे पहले वो समझाना है। तो इसलिए आज जो है आपके कहने पर मैंने जो पहला टॉपिक उठाया है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सर आइजक न्यूटन ने जो है ये 3 लॉज दिए थे मोशन के ऊपर जिनको हम कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जो सबसे पहले क्वेश्चन जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर जो पहला क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो किन किन चीजों के बीच का रिलेशन है। तो पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो रिलेशन है 2 चीजों का यहां पे होता है। वो रिलेशन होता है फोर्स एंड मोशन। सो यहां से भी जो है बेसिक क्वेश्चन हमें पहुंच सकता है कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो किस किस के बीच का रिलेशन बताता है। वो फोर्स और मोशन का रिलेशन हमें बताता है। यहां हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो 2 चीजों के रिलेशन को जो है एक्सप्लेन करता है। वो 2 चीजें कौन से हैं? फोर्स एंड मोशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको ये बता देगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन विच कंपोनेंट्स, तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस अलग अलग दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा फोर्स एंड मोशन। तो आपने लिखना है फोर्स एंड मोशन को आपने टिक करना है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन हमारा यहां से तैयार हो जाता है। तो हमें यह पता चला कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो फोर्स और मोशन के बीच का एक रिलेशनशिप है। उस तरह से अब हम तीनों लॉज को जो है वो बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला लॉ हमारे पास क्या है? मैं जो है इन तीनों लॉज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा हम उर्दू में इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे और 3 लॉज पे जो भी बेसिक क्वेश्चन को पूछेगा यू विल इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये जो है अगर आपको यहां से समझ आ जाए कि उसके बाद आप 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। 11th में भी है लेकिन 11th का तो हायर लेवल का थोड़ा आ जाएगा। 9th क्लास एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां से आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा, बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको यहां से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है मिलेगा। तो यहां पे क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि आपके पास कोई एक बॉडी है, मान के चलेंगे एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m है। जिसका मास क्या है आपके पास? m, यानी रख लो 10 kg, 20 kg, 30 kg, इसका कोई मास होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो सर आइजक न्यूटन है वो हमें बताते हैं कि जो बॉडी जो जिसका मास m है ये अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी। अगर ये बॉडी किसी स्पीड के साथ या किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो बॉडी मूव करेगी। जिस स्पीड के साथ ये मान के चलेंगे ये बॉडी जो है मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड ये बॉडी की जो है वेलोसिटी से ये मूव कर रही थी। तो ये जो आइजक न्यूटन साहब ये बताते हैं कि ये बॉडी जो है उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी? मान के चले अगर 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, इसी स्पीड से ये स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी जब तक ना कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे एक्सर्ट होती है, तब जाके ही इसकी जो है स्पीड या इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। या जो बॉडी रेस्ट पे है वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट की जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बेसिक जो डेफिनेशन है वो समझ आ गया। यानी मैं दोबारा से एक दफा जो है मैं इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पे जो है सर आइजैक न्यूटन पहले लॉ को किस तरह डिफाइन करते और यही जो हकीकत भी है वो ये बताते हैं कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, वही बॉडी इधर भी है जिसका मास क्या है m है। ये बताता है अगर ये बॉडी की स्टेट क्या है, बॉडी की स्टेट अगर बॉडी जो है रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक न इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगाते, तब जाके ही ये मोशन में आ सकता है ये। और दूसरा चीज क्या बताता है, बोलता है कि अगर एक बॉडी जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा था वो हमेशा उसी स्पीड के साथ जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो बोला कि अगर एक बॉडी है, मान के चलेंगे ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज आवर ग्राउंड, और ये ग्राउंड जो है मान के चलो बहुत आगे है, प्लेन मान के चलो ये ग्राउंड जो है आप मान के चलो ये 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर मान के चलो, और ये बिल्कुल प्लेन में है। आप बोलोगे सर अगर आपने बताया कि ये लॉ जो बताते कोई बॉडी जो इस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में उसी स्पीड की यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती जाएगी जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर लगाएंगे। तो मसला ये है, मान के चल के मैंने बॉल को शॉट मारा तो बॉल जाएगा जाएगा जाएगा, उसकी स्पीड आगे कम होते 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 जाएगी और आखिर बॉल तो रुक जाएगा। लेकिन देखो यहां पे क्या है, आपको पता है यहां पे बॉल जो है आगे जितना जाएगा वो अब उसकी जो यूनिफॉर्म जो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहां पे एक फोर्स इस पे काम कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या, यानी आपकी जो जमीन की जो सरफेस है, कोई भी सरफेस है उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। उस फ्रिक्शनल फोर्स का मकसद क्या होता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब होता है बॉडी के मोशन को अपोज करना। अगर जमीन पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, जब हम चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमारा जो अगला टॉपिक जो हम आगे फ्रिक्शनल फोर्स भी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी हम समझाएंगे। लेकिन आपने यहां पे याद रखना है कि यहां पे ये कैसे जितना आगे जाएगा, अगर बोलेगा कि ये भी क्वेश्चन हमें दे सकता है, अगर एक बॉल जो है किसी स्पीड के साथ चल रहा है उसको तो न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक उसी यूनिफॉर्म स्पीड में चलते रहना था चलते रहना था चलते रहना था। लेकिन जो ही वो बॉल थोड़ा दूर पहुंच गया तो उसकी जो स्पीड है वो मध्यम होने लगती है और आखिरकार रुक जाता है। यहां पे कौन सी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, यहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है। फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे एक्सर्ट होती है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडीज के कांटेक्ट है, यहां पे बॉल और जमीन का यहां पे कांटेक्ट हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहां से डेवलप फ्रिक्शनल फोर्स होती है। और इस फोर्स का मकसद क्या होता है, बॉडी के मोशन को अपोज करना। इंशाल्लाह हमारा जो आगे जब फ्रिक्शन का टॉपिक होगा मैं आपको फ्रिक्शन क्लियर कराऊंगा, लेकिन यहां पे आपने इतना समझ लेना है कि यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होती है जिसका मकसद होता है किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करना, किसी भी बॉडी के मोशन को अपोज करना। इसलिए जब फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करते जाएगी बॉडी के मोशन को, इसलिए जितना बॉडी आगे जाएगा उसकी स्पीड उतनी ही मध्यम होते जाएगी और आखिरकार जो आपका बॉल रुक जाएगा। इसीलिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यही कहता है ना कि जब तक ना अगर इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट होगी, यहां पे तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, इसलिए जितना आगे गया ये कम होते गया, इसकी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रही। इसलिए हमें पता चला कि एक बॉडी जो है वो तब तक ना अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, यूनिफॉर्म कोई इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, मान के चलो एक स्पीड है इसकी 30 मीटर पर सेकंड से ये मूव करने लगी, ये बॉडी जो है इसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करते जाएगी अगर ना इस पे जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होगा। तो ये हमारा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हमारा जो दूसरा है, अच्छा मुझे एक चीज यहां पे याद आई कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया।
बस आपने इतना याद रखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है ये हमारा अगला टॉपिक होगा। इस पे इनर्शिया की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। इनर्शिया के जो टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो हमारा अगला टॉपिक है। फिलहाल आपने इतना याद रख लेना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब हम चलेंगे दूसरे। अब हमारा जो है वो दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ हमारा पास क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है यहां पे ये तीन चीजों के रिलेशन के बारे में बताता है। यहां पे तीन चीजों का रिलेशन है। वो तीन चीजें क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। इसलिए हमें पता चला कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो तीन चीजों के रिलेशन, इसमें तीन चीजों का रिलेशन है। एक फोर्स का, दूसरा मास का, तीसरा एक्सेलरेशन का यहां पे रिलेशन है। देखो, अब जो है यहां पे एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा? F डिवाइडेड बाय m। यहीं से मैं निकाल दूंगा। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बिल्कुल हम सिंपल जो है दो जो है पार्ट्स में हम इसको आपको समझा देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो, सबसे पहले आपने सुनना, आपने ये आपको समझ होनी चाहिए, तब आप इसको समझ सकते हैं इस सेकंड लॉ को, जब आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होना। मान के चलोगे, देखो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कैसे होता है? मान के चलेंगे आपके पास जो है एक जो है ड्राइवर है, वो गाड़ी को चला रहा है और गाड़ी यहां पे हमारी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये है इसकी हम मान लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। फिर जो है वो गियर को चेंज कर लेता है, तो नई स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी नई वेलोसिटी है। तो इस जो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग जो है वो समझ आ गया। यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? पहले आपकी वेलोसिटी और कुछ थी, बाद में आपने वेलोसिटी चेंज कर ली, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाँ, अगर आपने जो है अगर आपने पहले वेलोसिटी कम थी ज्यादा कर दी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर पहले वेलोसिटी ज्यादा थी कम कर दी, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आई, जीरो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या आपके पास? जीरो है। तो आपको एक्सेलरेशन का मतलब पता चल गया। एक्सेलरेशन का मतलब यह होता है बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मान के चलेंगे मैं पहले चल रहा हूं, मैं जो है 3 मीटर पर सेकंड अगर मैं चल रहा था, सपोज मैं क्या चल रहा था 3 मीटर पर सेकंड, फिर मैंने अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर दी, मैं चलने लगा 6 मीटर पर सेकंड। तो वो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, उसी वेलोसिटी में चेंज होने को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, उसी को हम कहते हैं। अब जो है जब आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया, बस आपने इतना याद रखना है कि बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी पहले आपकी स्पीड और कुछ थी, आपने चेंज करके और कुछ स्पीड आपने कर दी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आ जाता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v क्या है? बाद वाली वेलोसिटी, माइनस करके u क्या है? पहले वाली जो आपकी वेलोसिटी थी, डिवाइड में कितने समय के लिए आपकी जो वेलोसिटी है वो जो है चेंज हुई, दैट इज t। दैट इज t का मतलब है हमारे पास टाइम। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ये आता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब जो एक्सेलरेशन का मतलब भी और फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया। अब जो है हम सीधा न्यूटन सेकंड लॉ, मैं डायरेक्टली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ा सकता था, लेकिन जब तक आपको एक्सेलरेशन का यहां पे पता होता, आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको कंफ्यूजन रह जाती। अच्छा, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देखो, दो चीजें आपने इसमें मेन याद रखनी है, दो चीजें मेन याद रखनी है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। एक्सेलरेशन जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जब आप एक चीज को बढ़ाओगे तो उसकी साथ साथ दूसरी भी बढ़ेगी। यानी इसका मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, यहां फोर्स को बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन मेरा इंक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब है जब मैं फोर्स को इंक्रीज करूंगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर मैं एक चीज को बढ़ाऊंगा दूसरी उसकी वजह से कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं एक को बढ़ाता हूं उसकी वजह से दूसरी भी बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई समझ आपको? तो फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इट मींस अगर मैं किसी चीज की फोर्स बढ़ाता हूं उसकी एक्सेलरेशन भी जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताऊंगा मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये कोई एक ब्लॉक है, ठीक है ना। इस पे मैंने एक फोर्स लगाई, मैंने मान के चलेंगे, मैंने एक एग्जांपल आपको बताता हूं, मैंने 3 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया? 3 न्यूटन का। तो ये बॉडी आगे जाएगी और इसकी स्पीड कुछ बनेगी, मान के चलेंगे ये जो बॉडी आगे जाएगी किस स्पीड से जाएगी? ये जाएगी मान के चलेंगे 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। यानी जब मैंने इतनी फोर्स लगाई तो ये बॉडी जो है इस वेलोसिटी से जो है आगे मूव करेगी। लेकिन अगर मान के चलो इसी ब्लॉक पे जो है मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूं, अब जो है मैं 5 न्यूटन की मान के चलूंगा फोर्स इस पे लगाऊंगा, क्या इसकी स्पीड इस वक्त जो है पहले 3 मीटर पर सेकंड, अब मान के चलेंगे ये जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, जो है बॉडी आगे इस स्पीड से आगे जाएगी। यानी पहले मेरी फोर्स क्या थी? पहले मेरी फोर्स जो थी 3 न्यूटन थी और बॉडी किस स्पीड से मूव करने लगी? जब मैंने इसमें फोर्स लगाया 3 न्यूटन फोर्स जब मैंने लगाया तो बॉडी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से आगे मूव हुई, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने फोर्स को इंक्रीज कर दिया तो 5 न्यूटन, तो कुदरती बात यही ब्लॉक है मेरे पास और आप में फोर्स 5 न्यूटन, तो बॉडी ज्यादा स्पीड से आगे मूव करेगी। तो बॉडी जब ज्यादा स्पीड से मूव करेगी तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? अगर फोर्स कम होगी तो वेलोसिटी भी उसी हिसाब से होगी, फोर्स ज्यादा होगी तो जो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो भी उसी हिसाब से होगा। तो हमें ये पहला पता चल गया कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। इससे मतलब ये हमें पता चला अगर आप बॉडी पे कम फोर्स लगाते हो तो आगे जो बॉडी जाएगी कम स्पीड से जाएगी, अगर आप इसमें ज्यादा फोर्स लगाते हो तो ज्यादा स्पीड से आगे बॉडी जाएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि फोर्स किसके बराबर होता है, यानी जितनी फोर्स ज्यादा उतनी ज्यादा बॉडी में उसकी जो है उतनी ज्यादा वेलोसिटी से आगे बॉडी जाएगी। यानी इसका मतलब हम सिंपल कह सकते हैं कि फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। अब यहां पे एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, मान के चलेंगे पहले बॉडी रेस्ट पे था, अब ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन जब मैंने इसको जो है धक्का लगाया, ये 3 न्यूटन की मैंने फोर्स जब इस पे अप्लाई की तो इसकी जो किस वेलोसिटी से मूव करने लगा? इस वेलोसिटी से। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है तो समझो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है। तो देखो यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ये हुआ 3 मीटर पर सेकंड का मतलब ये जो है चेंज इन वेलोसिटी हुआ, ठीक है ना। यहां पे जो है 5 न्यूटन था, बॉडी पहले रेस्ट पे था, मान के चलो इसकी इनिशियल, जब बॉडी रेस्ट पे होती है हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो मैंने जब इसको 5 न्यूटन का जब मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी किस वेलोसिटी से आगे गई, मतलब बॉडी जो है 5 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी से मान के चलेंगे बॉडी जो है आगे डिस्प्लेस हुई। तो यहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ ना, क्यों? एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले जो है 0 था बाद में 5 हो गया तो 5 माइनस 0 करो यानी 5 मीटर पर सेकंड का यहां पे डिफरेंस आया, ऊपर जो है 3 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस। तो यहां पे फोर्स कम थी तो एक्सेलरेशन इसका मतलब है कम हुआ, यहां फोर्स जो है ज्यादा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा हुआ। तो हमें पता चल गया कि अगर फोर्स में किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा उसी हिसाब से उसमें चेंज इन वेलोसिटी भी होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है यानी एक्सेलरेशन, यानी अगर मैंने फोर्स कम लगाया एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ, फोर्स मैंने ज्यादा लगाया तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो पहला पॉइंट हमारा आ गया कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के, या फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। यानी अगर आप फोर्स जो है पहले आपका फोर्स कम था तो वो फोर्स जब आपने लगाया तो बॉडी जो बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई
इस स्पीड से, ठीक है ना, और यहां पे वही बॉडी जो है आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो इस स्पीड से बॉडी आगे गई। तो इसका मतलब है यहां पे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी यहां पे कम हुआ, यहां पे ज्यादा हुआ चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है यहां पे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ, यहां पे ज्यादा। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कम फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, ज्यादा फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब यहां से हमें पता चला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। अब जो दूसरे पार्ट में ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो अब जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पहला पॉइंट तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्सेलरेशन के, ठीक है ना। तो दूसरा जो है हमारा जो फोर्स होता है वो जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। हमारा फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। देखो यानी मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द मैटर। 20 केजी होगा, 30 केजी होगा, 40 केजी जो बॉडी होगी वही उसका मास कहलाएगा, ठीक है ना। अब जो है इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टा। उल्टे का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। इसका मतलब यहां पे मैं कर रहा हूं अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, अगर मास कम जो होगा तो यहां पे फोर्स जो है उस पे जब मैं लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन जो है ज्यादा प्रोड्यूस होगा। देखो यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे इसको समझना है आपने। फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। फोर्स जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मेरे पास एक ब्लॉक इस तरह है। मान के चलता हूं कि इस ब्लॉक का जो वेट है यानी इस ब्लॉक का जो मास है वो 20 केजी है। कितना है ये? 20 केजी है। अब मैंने इस ब्लॉक पे क्या करना है, मैंने इस ब्लॉक जिसका मास क्या है, जिसका मास जो है ये है, अब इस पे मैंने फोर्स लगानी है। क्या लगानी है? फोर्स लगानी है, ठीक है ना। जब अगर ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट है जितना ज्यादा अगर ये ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, तो अगर मैं जो इस पे यहां पे फोर्स लगाऊंगा, अगर इसका मास ज्यादा है तो मान के चलूंगा मैं फोर्स लगाऊंगा, मैंने फोर्स लगाई तो कम फोर्स लगाई तो ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ। ऑब्जेक्ट जो है यहां से यहां आया। और मैं मान के चलता हूं कि मैंने कम फोर्स लगाए थे, मैंने फोर्स यहां पे कम लगाई थी और इसी ऑब्जेक्ट पे, यही ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो 20 केजी है, मैं यहां पे इस पे फोर्स क्या लगाऊंगा? ज्यादा लगाऊंगा। तो मुझे यहां से ये पता होना चाहिए कि अगर जो है बॉडी का मास ज्यादा होगा ना, बॉडी का मास क्या होगा? ज्यादा होगा, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां से तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, ये आगे कम जाएगी। आई समझ आपको? अगर बॉडी का मास क्या होगा? ज्यादा होगा, बॉडी का मास ज्यादा होगा, तो मैं अगर उसको फोर्स लगाता हूं यहां से, अगर मैं इसको यहां से फोर्स लगाता हूं तो अगर मैं इस पे कम फोर्स लगाऊंगा तो ये इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कम होगी। अगर मैं इसको ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, मुझे यहां पे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहते हो कि एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो आपके फोर्स लगाने से, एक्सेलरेशन ज्यादा तब प्रोड्यूस होगी जब आपके बॉडी का मास जो है ना वो कम होगा। जब मास कम होगा तो आपकी फोर्स जो है वो ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। मान के चलें कि इतना सारा मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यानी मान के चलें कि इसका मास क्या है? कम है। अगर जब इसका मास कम है तो मैं इस पे अगर फोर्स ज्यादा लगाता हूं तो इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये ऑब्जेक्ट जो है आगे ज्यादा जाएगा, तेजी से जाएगा। इसका मतलब यह हुआ अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास छोटा है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है? छोटा है, तो उस पे मैं क्या कर सकता हूं? फोर्स लगा के ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर यही ऑब्जेक्ट जो है इतना बड़ा है, यही मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इतना बड़ा है, तो मैं जब उस पे वही फोर्स लगाऊंगा जो फोर्स मैंने इस पे पहले लगाई थी, जो फोर्स मैंने पहले इस पे लगाई थी ना, जब मैंने इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट जिसका मास m था, जिसका मास क्या था? m था,
इस पे मैंने फोर्स F लगाई थी। क्या लगाई थी? एक फोर्स F लगाई थी मैंने इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m था। अब उस फोर्स की वजह से ये जो छोटा ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है, ये इसमें ज्यादा यानी इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी इसमें चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं वही फोर्स F इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा जिसका मास क्या है? m, यानी कैपिटल M। पहले छोटे वाले का स्मॉल m था और बड़े वाले का जो है कैपिटल M है। अगर वही फोर्स मैं इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा, क्या ऑब्जेक्ट पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा आगे जाएगा? नहीं जाएगा, ये थोड़ा ही हिलेगा। इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। इसलिए मैं इस चीज को दोबारा से जो आपको बता देता हूं कि अगर बॉडी, पहले मेरे पास बॉडी छोटी है, बॉडी क्या है? छोटी है, जिसका मास क्या है? मेरे पास स्मॉल m है। अब मैं कोई फोर्स जो है F जो है इस पे लगाता हूं, तो जब मैं इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा, ये ज्यादा आगे जाएगी, गोया कि इसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी इसमें ज्यादा तेजी से चेंज हो जाएगी ना। जो ज्यादा वेलोसिटी होगी इसका मतलब है एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुई, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी से ये मूव करेगा। छोटा ऑब्जेक्ट है, ज्यादा फोर्स लगाया आपने, एक फोर्स इस पे लगाया तो ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा गोया कि इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब जो है एक्सेलरेशन जो है इसमें प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना? आपने याद रखना है। देखो, इसका मतलब है कि अगर मेरे पास क्या है, वही फोर्स में लगा रहा हूं किस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट जो थोड़ा इसके मुकाबले में थोड़ा इसे डबल साइज का मान के चलेंगे, इसका मास जो है कैपिटल M है। अब वही फोर्स जो मैं ऊपर लगा रहा था, उससे ऑब्जेक्ट में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा आया। लेकिन वही फोर्स जो है मैं उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं जिसका मास जो है बड़ा है, तो इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट जो पहले इधर से इधर गया था ना, छोटा वाला, बड़ा वाला इधर से इधर ही जाएगा। इसका मतलब है यहां पे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ, है ना? अगर मतलब जब मैंने फोर्स लगाई थी, जब मैंने यहां पे फोर्स लगाई थी उस बॉडी पे, जो छोटी बॉडी थी, उस बॉडी पे मैंने फोर्स लगाई थी जो क्या थी? छोटी थी। और वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी वो बॉडी छोटी का मतलब है जिसका मास छोटा था, कम था, जिसका मास m था, और मैंने उस m मास वाली बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स F मैंने उस पे लगाया, तो इसमें ये छोटी बॉडी है तो ये ज्यादा आगे जो है इसमें चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मेरे पास एक बॉडी है, वो बॉडी तो बड़ी है, इधर छोटी थी और अब जो है बॉडी बड़ी है जिसका मास जो है वो कैपिटल M मैंने रखा, यानी बड़ा मास है, ज्यादा इसका वजन है, और वही फोर्स मैंने F लगाया, वही फोर्स जो पहले मैंने छोटी वाली बॉडी पे। अब आप अपने माइंड से जब आप सोचोगे तो क्लियर हो जाएगा कि पहले ये जब मैंने फोर्स F लगाया था छोटी बॉडी पे, तो ज्यादा एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ, ये ज्यादा आगे गया था। ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये कम आगे जाएगा, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो पहले जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अब जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो एक्सेलरेशन के आगे जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन जो है वो डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया एक्सेलरेशन यहां पे किसके बराबर निकलता है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना फोर्स के, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो डिवाइड में आ गया M। तो यहां से आप फोर्स का फार्मूला निकाल सकते हैं, इसके डिवाइड में M, इसके डिवाइड में 1 आप ले सकते हैं। F क्या होता है? A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। तो A को D के साथ जरब लगता है और B को C के साथ लगता है, तो 1 इंटू F, तो F आएगा इज इक्वल टू बीच में A इंटू M, यानी M इंटू A भी आप लिख सकते हैं। इसलिए यहां से हमारे पास फार्मूला डेराइव हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बराबर है? फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर मास क्या है? उस बॉडी का जो है आपके पास जो m आपने मास माना है, यानी क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, और a क्या है? a का मतलब है एक्सेलरेशन। a का मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रे लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिफाइन करता है और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी डिफाइन करता है। दैट्स व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज रे लॉ ऑफ मोशन। मुझे उम्मीद है आपको इन दोनों लॉज की समझ आ गई। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको आगे भी क्लियर कर देंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, मैंने 2-3 दफा हर एक को रिवाइज करके बताया है। तो हम जो है
जो है अब जो है हम जो है न्यूटन थर्ड लॉ, थोड़ा इस वक्त टाइम की हमारे पास किल्लत है, थोड़ा काम से कुछ है, तो इसलिए हम जो है इस वक्त जो है दो ही लॉज को हम डिफाइन करेंगे। तो कल जो है हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। और अगर आप जब ये देखोगे आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई दिक्कत आती है, जैसे मैंने पूरी समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो क्या करना है आप, मैं शाम को जो है इमरान इसाक आईडी पे जो लाइव आऊंगा बराबर 9 बजे, तो इन दो लॉज ऑफ मोशन को आपने प्रिपेयर करना है। और स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो वहां पे भी मैं आपको वो क्लेरिफाई करा दूंगा, अगर इस रिलेटेड आपको कोई जो है वहां पे डाउट रहा। फेसबुक आईडी जो है शाम को मैं लाइव आऊंगा इमरान इसाक पे, तो बराबर 9 बजे, तो वहां पे अगर इन दो लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो मैंने आपको बताया और सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसका हमें क्या निकला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स जो होती है वो जो है एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के होती है, वो जो मैंने आपको डिफाइन किया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो हम जो है लाइव जब आएंगे तो थोड़ा आपको वहां पे भी बताएंगे और आपको ये कंफ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाएगी। और इस तरह से हम कल जो है इंशाल्लाह हम जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद, और कल जो अगला भी टॉपिक जो है वो इनर्शिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनर्शिया को जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा, न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसलिए हम कल इनर्शिया के ऊपर पहले हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया पे हम जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि जो मेरा पेज जो है ये साहिबजादा शहरियार शाहीन पेज को आप मुझे फॉलो करोगे तो, और प्लस जो है यूट्यूब चैनल पे भी हम जो है वीडियो डाल देंगे। तो साहिबजादा शहरियार शाहीन जी के टीचर जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर भी आप जो है सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो है एक फैमिली बन जाए और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके जो है हम जो है आने वाले अपकमिंग पोस्ट, जो पुलिस है, SI है या कोई भी है, उनको हम जो है क्रैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।